नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया डेली जम्मू कश्मीर। तो आज बात हम किस मुद्दे को लेकर के कर रहे हैं, सबसे पहले मैं वो आपको बता देती हूँ। बात एक ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर कर रहे हैं जिसके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी भी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक बॉर्डर एरिया है और वहां पर वीपीएन का इस्तेमाल काफी होता है। अब सरकार की तरफ से वीपीएन को लेकर के कहा गया है कि इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि वीपीएन के इस्तेमाल होने से जो सारे सबूत है वो मिट जाते हैं कि आप कहाँ से जुड़े हैं। आप उन सारी वेबसाइट को भी एक्सेस कर सकते हैं जो कि इंडिया में बैन है। और यही वजह है कि किसी भी ऐसी गतिविधि में वहां के लोग या फिर वहां पर पहुंचने वाले लोग संलिप्त ना हो, जो कि देश के लिए खतरा साबित हो सकती है। हालांकि ऐसे बहुत सारे लोगों की पहचान की गई है जिनके बारे में ये कहा गया है कि उन्होंने वीपीएन का इस्तेमाल करके इंटरनेट एक्सेस किया है। 700 से ज्यादा लोगों की सूची बनाई गई है। अब इसी मुद्दे पर हम आज बात करने वाले हैं, विस्तार से समझेंगे कि वीपीएन क्या है और वीपीएन बॉर्डर स्टेट को आखिरकार किस तरीके से नुकसान पहुंचाता है। मेरे साथ कौन कौन से मेहमान जुड़ रहे हैं चर्चा करने के लिए, सबसे पहले आपका करवाती हूँ परिचय। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, डिफेंस एक्सपर्ट है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कनिष्क गौर साइबर एक्सपर्ट है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रिगेडियर विजय सागर दीवान जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले कनिष्क गौर जी, मैं आप ही से समझना चाहूंगी कि एक तो वीपीएन को लेकर के थोड़ा सा जानकारी आप हमारे दर्शकों को दीजिए, और इसके साथ हमें ये भी समझाइएगा कि वीपीएन ऐसे बॉर्डर स्टेट, सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात ही क्यों की जाए, इसके अलावा भी जो हमारे बॉर्डर स्टेट है वहां पर किस तरीके से नुकसान कर सकता है, ये भी बताइएगा। धन्यवाद मुझे इस चैनल पे बुलाने के लिए। देखिए, वीपीएन है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये आपके आईपी एड्रेसेस को मास्क कर देता है हम्म। इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। सो जो भी डिवाइस है, आईपी एड्रेस से आप जियो लोकेशन निकाल सकते हैं। सपोज किसी ने ट्वीट किया है या कोई सोशल मीडिया पे ऐसा सेंटिमेंट डाला है जो लोग अपनी एक्चुअल लोकेशन हाइड करना चाहते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। अब आप देखेंगे काफी प्रोपागेंडा, नैरेटिव वॉरफेयर कश्मीर में चलता है। और ये कई बार कश्मीर से लैंड नहीं करता है, कई बार बाहर से भी लैंड करता है। कई बार ये होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको फॉरेन पावर्स फंड करती हैं इंटरफेरेंस के लिए, बिल्कुल। इस तरह का काम करने के लिए। इसलिए जम्मू एंड कश्मीर और उसके आसपास के इलाकों में वीपीएन बैन करना बहुत ही जरूरी है। हमने देखा था, अभी मैं असम का एग्जांपल लूंगा। असम में एक वॉयलेंस हुआ था जहां पे एक समुदाय के साथ पुलिस की झड़प हुई थी, पर उस पे एक डीप फेक क्रिएट किया गया था वहां के डीजीपी का। और इस डीप फेक को प्रोपोगेट करने के लिए पाकिस्तान से हैंडल्स इसको पूरा फैला रहे थे। हम जब भी अनुभव करते हैं कि वीपीएन जिन स्टेट्स में एक्टिव होता है, उसमें कई बार इसको एंटी इंडिया प्रोपागेंडा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए वीपीएन को बैन करना ऐसे क्षेत्रों में जहां पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो सकता है, इंटरनेशनल इंटरफेरेंस हो सकता है, और तो विदेशी देश की सुरक्षा को माहौल कहीं ना बदल कहीं सकते हैं। खतरा, हाँ जी, जी, देश की बिल्कुल। सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाले ऐसे बहुत सारे असामाजिक तत्व हैं जो ऐसे बॉर्डर स्ट्रेट में रह करके ये सारी गतिविधियों का हिस्सा हो सकते हैं। इसीलिए इसीलिए वीपीएन इस्तेमाल को लेकर के पाबंदी लगाई जा रही है। बिल्कुल। ब्रिगेडियर दीवान, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, दर्शकों को जरा ये भी बताइएगा कि क्या ऐसी कोई घटना जो आपको याद आती है कि वीपीएन का इस्तेमाल करके कोई घटनाक्रम रचा गया है और उसमें आतंकवादियों ने कहीं ना कहीं या फिर ऐसे असामाजिक तत्वों ने कोशिश की है कि वो अपनी जो बनाई गई लिस्ट है अवांछित कार्यों की, उसमें वो पूरा अपने आप को महारत हासिल करवा सके, लोगों को नुकसान पहुंचा सके। तो हाल फिलहाल का क्या आप कोई घटनाक्रम का जिक्र करना चाहेंगे? देखिए, अगर ये इन घटनाक्रमों के अगर जिक्र करना शुरू करूं तो मेरी 2 PhDs हैं इस सब्जेक्ट के ऊपर, तो सारा टाइम मेरा वही निकल जाएगा। हर एक चीज जो भी पाकिस्तान की आईएसआई डायरेक्ट करती है, अब मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीजें हैं, वो सब की सब वो वीपीएन पे ही यूज करते हैं, क्योंकि ओपन नेटवर्क पे नहीं कर सकते थे। ओपन नेटवर्क पे करते पकड़े जाते थे। अभी क्या क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए, जो हेट मॉन्गरिंग स्पीचेस हैं, जो हेट फैलाने की स्पीचेस हैं, जो बैंड साइट्स हैं, वो सब इसी के ऊपर चलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हैंडलर्स को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, जो हवाला ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो जितनी भी चीजें होती हैं, वो सब इसी पे होती हैं। अब आपने पूछा कि कोई इंसिडेंट बताइए। अभी जब ये इंसर्जेंसी फैली थी जम्मू डिवीजन के अंदर,
जो भी लास्ट था, पहले श्रीनगर से ये गई राजौरी पुंछ में, राजौरी पुंछ से जम्मू में आई, तो स्पेशली जो हमारा सियोज धार का इलाका है जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहां पे जितने भी आतंकवादी आए जो मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान की एसएसजी कमांडोज थे या रिटायर्ड थे या वेल ट्रेन्ड थे, उनकी तरफ से उनका एक मोडस ऑपरेंडी था, मोडस ऑपरेंडी डराने के, धमकाने के, पैसा देने के, रिलीजियस के काफी थे, बट एक उनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि वो डरा धमका के या जिस भी तरीके से जब वो वहां पे लोकल से अपना सपोर्ट ले लेते थे, उसके बाद उनका आधार कार्ड उनका लेकर के वो अपने पीछे भेजते थे थ्रू वीपीएन टू पाकिस्तान में अपने हैंडलर्स के पास, और इनको ये बताते थे कि चूंकि अभी हमने आपका आइडेंटिफिकेशन आपका ले लिया है, तो अगर आपने हमारे बारे में पुलिस को बताया या कोई सुरक्षा बलों को सूचना दी, तो वो हमारे जो नेक्स्ट जत्था आएगा वो आपको आगे मार देगा। तो इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं हैं। मनी ट्रांसफर है, लॉन्ड्रिंग करनी है, अगर वहां से भी इंडिया, जब जम्मू कश्मीर में ये क्या होता है, एक पैकेज है इंसर्जेंसी चलाने का, तो उसमें कितने पत्थरबाज चाहिए, कितनी हड़तालें करनी है, कितनी रुदालियां चाहिए जनाजे के ऊपर, इस किस्म का एक पैकेज बना के टेंडरिंग प्रोसेस होता है। तो टेंडरिंग प्रोसेस जो है वो टेंडर निकलता है इस्लामाबाद से या रावलपिंडी से, तो वो जब यहाँ के उसकी सारी जो होती है डिस्कशन होती है वो इसी वर्चुअल नेटवर्क पे होती है। फिर उसके अंदर जो लोएस्ट टेंडर भरता है उसके लिए उसको पैसा देना है, पैसा कैसे ट्रांसफर करना है वो भी इसके ऊपर होता है। तो इसलिए ये सारी चीजें जब आफ्टर 5 अगस्त 2019 के बाद जब थोड़ा सिस्टम यहाँ बदला, यूनिफाइड हेडक्वार्टर चलना शुरू हुआ, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ ज्यादा इंटीग्रेशन शुरू हुई, तब बैठ करके उन्होंने बोला कि भाई देखो, सबसे पहले हमने काम करना है ये जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, जो कम्युनिकेशन चैनल जितनी भी हैं सारी की सारी हमने बंद करनी है। और वो बंद करने के लिए ये बहुत सारे मेजर लिए गए। अभी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, हमारे जो एक्सपर्ट उन्होंने आपको शायद उन्होंने बताया नहीं, आपने पूछा नहीं, प्रॉब्लम ये है कि जो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 का है या आईटी एक्ट 62 का है, ये गवर्नमेंट को परमिशन तो देता है बंद करने के लिए, परंतु एक जजमेंट है शायद हैदराबाद हाई कोर्ट की, मुझे एग्जैक्टली ठीक से पता नहीं है, जजमेंट कहती है कि आप इसको इंडेफिनिटली नहीं लगा सकते। तो इंडेफिनिटली लगाने की जो परमिशन नहीं है, तो उसलिए जो शासन है इसको स्पेयरिंगली लगाता है थोड़े थोड़े डिस्ट्रिक्ट्स में या किसी इफेक्टेड एरिया में, परंतु ये काफी मुश्किल पड़ जाता है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। सर, आपने जो बात कही है मैं उसे कनिष्क जी से और बेहतर से भी समझूंगी, लेकिन आपने ये बड़ी बातों का जिक्र किया है कि किस तरीके से एक पूरा पैकेज बना करके दिया जाता है कि क्या क्या हो सकता है और किस किस तरीके से आपको वहां पर जाकर रोना है, धोना है, पत्थरबाजी करनी है, तमाम ऐसी चीजें। यूके देवनाथ जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो अभी सुधार हुआ है वीपीएन को लेकर के, खासकर क्योंकि हम बार बार देखते हैं कि बॉर्डर स्टेट पर घुसपैठ की भी बहुत ज्यादा समस्या होती है, खासकर जब हम बात पश्चिम बंगाल की करते हैं, तो पश्चिम बंगाल को लेकर के इस तरीके की बातें अभी हाल फिलहाल में, क्योंकि चुनाव भी होने वाले हैं, इसलिए बहुत ज्यादा उठ भी रही हैं। तो वीपीएन को लेकर के ये भी पहले बताया गया था, ये जानकारियां भी मिली थी कि बहुत सारे लोग जो आते हैं वो वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं अपने घर वालों से फोन कनेक्ट करने के लिए, खासकर जो बांग्लादेशी घुसपैठ करके कोलकाता में या फिर उस एरिया में पूरे रह रहे हैं, उस प्रांत में पूरे रह रहे हैं, उस राज्य में पूरे रह रहे हैं, तो वो वीपीएन का इस्तेमाल करते थे और अपने परिवारों से व्हाट्सएप पर बात किया करते थे। तो क्या वीपीएन को लेकर के अभी जो एक बड़ा फैसला लिया गया, ये बहुत पहले नहीं लिया जाना चाहिए था सर? देखिए, पूरी मूलभूत बात यह है कि भारत जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और किसी भी प्रजातंत्र देश में बोलने की यानी कम्युनिकेशन करने की जो आजादी है उसको जहां तक संभव मेंटेन किया जाना चाहिए। इसीलिए भारत में आमतौर पे किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम पर, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, कोई बंदिश नहीं लगाई जाती। हाँ, प्रावधान है कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट है, सिक्योरिटी कंसर्न है, तो एक लिमिटेड एरिया में लिमिटेड समय के लिए, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि ज्योग्राफिक एरिया जो है वो डिफाइन होता है कहां पर बंदिश लगाई गई है और लिमिटेड समय के लिए, यानी यह बंदिश अभी फिलहाल के लिए है, कुछ समय के बाद हटा दी जाएगी। इस हिसाब से भारत में हम कंट्रोल रखते हैं। ये समझना पड़ेगा कि कोई भी बॉर्डर हो, भारत बांग्लादेश का, इंडिया पाकिस्तान का, जेएंडके पीओके का, वहां पर हमेशा कोई ना कोई एक तरीका होता है क्रॉस बॉर्डर कम्युनिकेशन के लिए। कई बार व्हाट्सएप का, नॉर्मल व्हाट्सएप का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास अलग अलग सिस्टम्स आ गए हैं जिसमें कम से कम यह कहा जाता है कि हम व्हाट्सएप कम्युनिकेशन को भी इंटरसेप्ट कर पा रहे हैं। पिगासस का नाम सभी लोग ले लेते हैं।
इजराइल ने हमें दी है। जहां तक देखिए वीपीएन कम्युनिकेशन जो है दुनिया के ज्यादातर देशों में लीगल है। जितने देशों ने इसको बैन किया है वो बहुत कम है। ज्यादातर देश जहां बोलने की आजादी है उसी में इसको इंक्लूड कर लिया जाता है। लेकिन जैसे कुछ देश हैं, चाइना, कोरिया, नॉर्थ कोरिया, रशिया है, कुछ अरब देश भी हैं जहां पर वीपीएन का इस्तेमाल बैन किया गया है। अगर किसी को इस्तेमाल करना है कमर्शियल पर्पस से, लीगल पर्पस से, तो उसे रजिस्टर करना पड़ता है। तो भारत में भी हम सबको आजादी देते हैं, लेकिन क्योंकि जेएंडके में, जम्मू कश्मीर में अभी सिचुएशन नियर नॉर्मल है और हम नहीं चाहते कि वो बिगड़ जाए। खासतौर से सर्दियों का मौसम जब खत्म होता है फरवरी के बाद और ऊंची ऊंची पीर पंजाल की पहाड़ियों में बर्फ पिघलनी शुरू हो जाती है, तो दहशतगर्द जो हैं वहां से भारत में घुसने की कोशिश करते हैं, या जो हैंडलर्स होते हैं वो अपने स्लीपिंग सेल को एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं। तो हम उस पर नजर रखना चाहते हैं। कम से कम इन दहशतगर्दों को, उनके स्लीपर सेल जो हैं, इनको इनके हैंडलर्स से कैसे वंचित रखा जाए कम्युनिकेशन, इसलिए बैन लगाया जाए। लेकिन मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ये बैन जो है असीमित समय के लिए नहीं है। जी ठीक है, ठीक है। कनिष्क जी से मैं समझना चाहूंगी कि एक तो ब्रिगेडियर सर की तरफ से जिन बातों का जिक्र किया गया है उसके बारे में भी आप थोड़ा विस्तार पूर्वक बताइएगा, और क्या ये हमेशा के लिए जो वीपीएन है उसे रोका नहीं जा सकता? क्या ऐसा संभव ही नहीं होता है टेक्निकल रूप से, अगर हम पूछे तो? जी देखिए, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट और आईटी एक्ट के द्वारा आप परमानेंट किसी भी टेक्नोलॉजी पे बैन नहीं लगा सकते हैं। जो बैन होते हैं टेम्पररी होते हैं और इसके लिए बाकायदा आपको रीजन देना पड़ता है कि आप ये बैन क्यों लगा रहे हैं। जब हमें पता है कि एक क्षेत्र में एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है, तो आप देखेंगे कि परमानेंट उसका ऐसे कोई सोल्यूशन निकाला नहीं जा सकता है। आप ये कर सकते हैं कि आप मॉनिटरिंग के बेटर तरीके वहां पे लगा सकते हैं, बट आज की तारीख में ये भी हो गया है कि जो क्रिमिनल्स हैं इन्होंने वीपीएन के अलावा और भी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना शुरू कर बिल्कुल। दिया है। जैसे सर ने मेंशन किया टेलीग्राम। अब जो टेलीग्राम ऐप है उसमें आप अपने बिना मोबाइल नंबर के भी एक किसी फेक ईमेल आईडी से अपना टेलीग्राम का अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। तो आज की तारीख में लोग क्या करते हैं कि वीपीएन प्रोवाइड करने वाली बहुत सारी कंपनीज हैं जो ईमेल भी प्रोवाइड करती हैं। जैसे प्रोटॉन है, प्रोटॉन वीपीएन प्रोवाइड करता है, प्रोटॉन ईमेल भी प्रोवाइड करता है। तो इसके माध्यम से लोग अकाउंट क्रिएट करते हैं टेलीग्राम पे और उसके थ्रू बाकी लोगों को, अपने हैंडलर्स को ऐड करते हैं, उस पर पूरी इंस्ट्रक्शन देते हैं कि पत्थरबाजी कहाँ पे करनी है, प्रोटेस्ट कहाँ पे करना है और कहाँ पे इकट्ठा होना है, कहाँ पे डिस्कशंस करना है। तो आज की तारीख में टेलीग्राम का इस्तेमाल वीपीएन के द्वारा एक ईमेल आईडी को करके काफी ज्यादा किया जा रहा है। अब इसमें दिक्कत ये आती है कि ना तो टेलीग्राम इनकी डिटेल्स भारत सरकार को या हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को प्रोवाइड करता है, ना कि प्रोटॉन करता है। प्रोटॉन कहता है कि हम स्विस लॉ को कंप्लाई करते हैं और आप स्विस सरकार के द्वारा हमें रिक्वेस्ट भेजिए एमलैट के थ्रू, तब हम आपको ये डेटा देंगे। अभी बहुत लंबा प्रोसेस है इसका। जो क्रिमिनल्स हैं और जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, जो फियादीन हैं, वहां पे बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं और ये हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जितनी बॉम्ब ब्लास्ट की प्लानिंग है मैं आपसे इसके बारे में आगे भी पूछूंगी, क्योंकि बहुत सारे जो चाइनीज ऐप थे वो भी बहुत वक्त पहले बैन किए गए थे। तो अभी भी क्या हाँ जी। भारत देश को हमारी जरूरत है कि ऐसे टेलीग्राम का, क्योंकि बार बार जिक्र कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, ब्रिगेडियर सर की तरफ से ही किया गया है, तो क्या टेलीग्राम को भी बैन नहीं कर देना चाहिए? क्योंकि ये लंबे वक्त से टेलीग्राम को लेकर के हालांकि सवाल भी उठते रहे हैं, तो इस बारे में मैं आपसे और जानूंगी। लेकिन अभी मैं ब्रिगेडियर दीवान जी से ये समझना चाहती हूँ कि बहुत सारे देश हैं, जैसा कि यूके देवनाथ सर ने भी बताया कि ईरान रहा हो या फिर अन्य देश रहे हो, उनकी तरफ से भी वीपीएन पर पाबंदी लगाई गई थी। लेकिन हमारे देश में इतना लंबा वक्त लग जाता है कि वीपीएन को पाबंद किया जाए। ये सारी चीजें पहले ही हो जानी चाहिए थी, क्योंकि ये बॉर्डर स्टेट के साथ साथ देश की पूरी आंतरिक सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ मुद्दा होता है। दीवान सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर मैं अभी अभी हाल फिलहाल की बात करूं, तो क्या और भी स्टेट में इसी तरीके से ये पॉलिसी को अपनाना चाहिए और जितने बॉर्डर स्टेट है वहां पर वीपीएन को लेकर के सख्त रवैया जो है वो सरकार का देखा जाना चाहिए? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये जो इन्होंने आपके पैनलिस्ट ने भी बताया कि वीपीएन जो है ये इंडेफिनेटली नहीं लग सकता है, और ये जम्मू कश्मीर में पहली बार नहीं बैन हुआ है, पहले भी होता आया है। अभी कुछ इन्होंने किया है कि अभी जो कश्मीर के सारे 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट को बैन करा है और जम्मू के कुछ डिस्ट्रिक्ट को बैन किया है जो बॉर्डर एरिया के साथ लगते हैं। तो ये एक किस्म का एक मेजर उन्होंने लिया है। और इसमें अगर आप देखें, जो सेक्शन 144 है अभी जो नया भारत न्याय सिस्टम जो बना है, तो उसके अंदर भी लिखा गया है कि अगर बैन लगाती है गवर्नमेंट,
तो उसको आई थिंक विद इन 24 आवर्स या किसी फिक्स पीरियड के अंदर उसको रिव्यू करवाना है एक सिलेक्ट कमेटी के साथ। तो ये रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच की। परंतु अगर हम टेररिज्म की बात करें तो टेररिज्म में क्या होता है कि अगर एक चीज पे बैन लगता है तो वो दूसरी टेक्नोलॉजी या दूसरी स्ट्रैटेजी ढूंढ लेते हैं, चाहे वो अभी हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन की स्ट्रैटेजी भी चेंजेस होती रहती हैं। अब जैसे पहले टेररिस्ट आते थे तो वो अपने साथ मोबाइल्स वगैरह लेके आते थे, आज वो सैटेलाइट फोन्स कैरी कर रहे हैं और यही सैटेलाइट फोन्स जब आगे हैं, जैसे पहलगाम में सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल हुआ और पहलगाम में जो 3 आदमी जो ऑपरेशन महादेव में उनको मारा गया था आफ्टर ऑलमोस्ट फ्यू मंथ्स, तो वो कैसे पकड़े गए थे? छुपे हुए थे तराल के अंदर और वो यूज करते थे सैटेलाइट फोन, उसमें भी उन्होंने रेडियो साइलेंस रखा था। जिस दिन उनका सैटेलाइट फोन खुला और यहाँ सुरक्षा एजेंसियों ने उसको ट्रैक किया और उनकी जो कोऑर्डिनेट्स है वो फिक्स किए और उनके ऊपर ड्रोन अटैक किया, पहाड़ियों के अंदर जाके अपना जंगलों में अंदर जाकर के और उनको न्यूट्रलाइज किया। तो इस तरह की जो चीजें हैं, ये किस्म की चेस गेम चलती रहती है कि आप कोई नई चीज करते हैं तो वो उसको काउंटर करने के लिए कोई नई स्ट्रैटेजी लाते हैं, फिर आप उसके ऊपर काम करते हैं, तो इस तरह से वन अपनेस ये चलती रहती है। तो ये इस केस में भी अभी जो लगाया है, जम्मू कश्मीर में बैन लगाया है, वो इसका कारण ये है कि जैसे अभी देवनाथ साहब ने भी यही बोला कि सिचुएशन नियर नॉर्मल आ रही है, अब इसको वापस खराब नहीं होने देना है। लोगों में विश्वास जगता जा रहा है और वैली के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं दूर दराज इलाकों में भी आता जाता रहता हूँ, डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ में भी, वहां पे यूथ का जो नजरिया है वो बदल रहा है। आजकल उनको जाके हम पूछे उनको जाके कि बुरहान वानी को आप क्या समझते हैं, जो सोशल मीडिया पे हीरो था, वो साफ कहते हैं कि बुरहान वानी मीन्स कि आपकी जो शेल्फ लाइफ है 3 वीक्स 3 मंथ्स मैक्सिमम, और उसके बदले में जो आप देख रहे हैं भारत की तरक्की, ट्रेन श्रीनगर पहुंच गई है, बारामूला पहुंच गई है, उड़ी जाने वाली है, उसमें जो कुछ भी हो रहा है तो कहते हैं कि हम लोग पीस चाहते हैं, ट्रैंक्विलिटी चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं। तो ये जो भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके साथ मिलके हम अपने आप को प्रॉस्पर क्यों ना करें? तो ये सब टेक्नोलॉजी का खेल है और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ इट। बिल्कुल, और यूके देवनाथ सर, कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि एक तो लोगों को मुख्य धारा से भी जोड़ना है, उन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास अब तो क्योंकि मोबाइल फ़ोन भी हो गए हैं, बॉर्डर स्टेट में भी सबके पास मोबाइल फ़ोन होते हैं। अब उस तरीके की कोई समस्या नहीं रही कि सिग्नल नहीं आ रहे हैं, आपको एक दूर-सुदूर पहाड़ी पर जाकर के बात करनी पड़ रही है। तो इन लोगों के हाथ में इंटरनेट की व्यवस्था भी पहुँचानी है, फ़ोन भी पहुँचाने हैं, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल ना किया जाए, जो कि देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करे, उससे भी रोकना है। तो क्या हम आगे आने वाले वक्त में ऐसे और भी ठोस कदम सरकार की तरफ से उठाए जा सकते हैं? इसको लेकर के भी आने वाले वक्त में हम कुछ देख सकते हैं? क्या ऐसा किसी दिशा में हमारा देश आगे बढ़ते हुए आपको नज़र आता है? इसमें कोई शक नहीं है कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बहुत विकसित हो गई है और अलग-अलग तरीके से लोग अलग-अलग डिवाइस और सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जिसको भी कोई देश विरोधी काम करना है, वो तरीके निकाल लेगा। कैट एंड माउस गेम है, काउंटर सिस्टम होते हैं, काउंटर सिस्टम होते हैं। अभी अलग-अलग देशों में जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन्होंने अपने यहाँ जब वीपीएन को बैन किया तो देखा गया एक और सिस्टम इंटरनेट में अवेलेबल है, ZTNA, जीरो ट्रस्ट नेटवर्क एक्सेस, काम करते हैं उस पर। एक और सिक्योर सिस्टम जो अवेलेबल है वो SASE, सासे, सिक्योर एक्सेस सर्विस एज, वो भी आपको सीक्रेसी और IPN का प्रोटेक्शन देता है पूरा। फिर सॉफ्टवेयर डिफाइंड पेरीमीटर सिस्टम है, जिसके ट्रैक खोजने में जो एग्जिस्टिंग सुपर कंप्यूटर है उसको भी हर पिन को खोजने में 3.5 मिनट का समय लग जाता है, बहुत लंबा समय है। तब तक तो कम्युनिकेशन बंद होके वो अपने सिस्टम को बंद भी कर लेता है और एक्सेस चेंज कर लेता है। तो बहुत सारे क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं टेररिस्ट को। सिर्फ ये है कि हमारी सुरक्षा एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सिग्नल इंटेलिजेंस को खास तौर से एक स्टेप अहेड रहना पड़ेगा। लेटेस्ट, बेहतरीन और सबसे गर्म टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में होनी चाहिए। जी बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। और ये, और कनिष्क, मैं आपसे भी यही समझना चाहती हूँ, क्योंकि अभी टेलीग्राम को लेकर के काफ़ी ज़िक्र हुआ, मैंने आपसे पूछा भी था, क्योंकि टेलीग्राम हमेशा से एक ऐसा माध्यम रहा है जो सस्पेक्टेड रहा है। उसे बार-बार लोगों की तरफ से भी ये कहा गया, बार-बार ये आवाज़ें हमारे देश के अंदर उठती रही हैं कि टेलीग्राम को लेकर के सबसे पहले बैन होना चाहिए। क्या डेटा शेयर किया जा रहा है, कैसे नहीं किया जा रहा है, जिस तरीके से चाइनीज़ ऐप को हमने बैन किया था। तो टेलीग्राम के अलावा भी क्या कोई ऐसे एप्लीकेशन हैं जिनकी अब हमें ना तो कोई दरकार है और उनके कोई और ऑप्शन भी हो सकते हैं? जी देखिए, मैंने आपको प्रोटॉन के बारे में बताया। प्रोटॉन जो ईमेल प्रोवाइडर है, प्रोटॉन जो VPN है, ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है
और इस केस में जो प्रोटॉन कंपनी है, उनके जो ओनर्स हैं, वो आईपी की डिटेल्स भारत सरकार को नहीं देते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पे हमें डिटेल्स नहीं मिली हैं और नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज उठाने पड़ते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और वीपीएन कंपनीज हैं जो भारत में थे, और जब हम सर्टेन की गाइडलाइंस लाए जिसमें हमने वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स को बोला कि अपने पिछले 5 साल के रिकॉर्ड्स अपने पास रखिए, उन लोगों ने हम लोगों को ये डिटेल्स प्रोवाइड करने की बजाय भारत से पलायन किया। उन्होंने ये जरूरी नहीं समझा कि भारत की सिक्योरिटी इंटीग्रिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे ये क्लियरली प्रूव होता है कि बहुत सारी ऐसी वीपीएन प्रोवाइडिंग कंपनी है जिनका हमेशा से इस्तेमाल सिर्फ भारत में मतभेद, बाकी जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज है उनको सपोर्ट करने के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा था। तो आज की तारीख में अगर हम देखेंगे तो ना सिर्फ टेलीग्राम बल्कि कई बार जो सिग्नल के प्लेटफॉर्म है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। जो टेलीग्राम, सिग्नल ऐसी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे काफी ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। डार्क वेब का भी इस्तेमाल किया जाता है। डार्क वेब पे प्लेटफॉर्म्स होती हैं, एटॉक्स करके प्लेटफॉर्म है, और इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके सिक्योर कम्युनिकेशन किया जाता है। और काफी जगह हम देखेंगे कि डार्क वेब के थ्रू टेलीग्राम को लिंक करके हैंडल्स शेयर किए जाते हैं टेलीग्राम पे। तो कभी भी कोई प्लेटफॉर्म आइसोलेशन में नहीं यूज की जाती है। जो भी ये प्लेटफॉर्म्स अनोनिमिटी प्रोवाइड करती हैं और मास्क करती हैं लोकेशन को, इनको टोटालिटी में इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो पूरा कम्युनिकेशन है वो पूरा सिक्योर रहे, एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड रहे, और जो जियो लोकेशन है वो कंप्लीटली एनोनिमस रहे। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी एक तो इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है कि अगर एक ऑप्शन पर बैन लगाया जाता है, तो दूसरा ऑप्शन तलाश लिया जाता है। बहरहाल बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, हमारे दर्शकों को ये बताने के लिए कि आखिरकार देश में क्या हो रहा है और वीपीएन को क्यों आखिरकार बैन करने की आवश्यकता है। बहुत धन्यवाद। फिर से होगी मुलाकात एक नए एपिसोड में, एक नई खबर के साथ।